राम मंदिर के जरिए भारत की राजनीति में उपेक्षित रही बहुसंख्यक सनातन आबादी की आवाज बनने वाले आडवाणी। दूसरे, समाजवाद के सूत्र पर सामाजिक न्याय की चेतना को साधने वाले कर्पूरी ठाकुर। तीसरे, जाट और देश के किसानों की मुखर ध्वनि के प्रतीक चौधरी चरण सिंह। चौथे, 90 के दशक में भारत की खस्ता हाल इकोनॉमी को सकारात्मक टर्न देने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। और पांचवें, भारत को अन्न के अकूत भंडार से लबालब करने वाले एमएस स्वामीनाथन। सभी की राजनीतिक और सामाजिक पहचान अलग, लेकिन एक पहचान समान, सभी भारत रत्न। तो सवाल यह है कि अगला भारत रत्न कौन? क्या वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल या कांशीराम? बाला साहब ठाकरे तो खैर अभी वो बहुत ही वर्तमान की चीज है, बट सावरकर का निश्चित तौर पर, सावरकर ने जितने कष्ट भोगे, जो सारी चीजें की हैं, सावरकर को तो मिलना ही चाहिए था। कांशीराम का भी अपने समाज में कंट्रीब्यूशन है, राजनीति में कंट्रीब्यूशन है। प्रकाश सिंह बादल को तो नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके साथ काम करने का उनका अनुभव है। जब नरेंद्र मोदी का केंद्र चंडीगढ़ में था तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे उनके साथ। कई कोण है इस प्रश्न के उत्तर में, कई दृष्टि है हर एक तस्वीर के जवाब में, कई प्रतिप्रश्न है उत्तर के मंथन में। लेकिन अब तक चुने गए भारत रत्नों पर एक राय सब में है, रत्न की परख जौहरी ने कर दी और सही की, दुरुस्त की, सटीक की और कोई कसर नहीं छोड़ी, विरोधियों को भी लाजवाब कर दिया। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, जयंत चौधरी भावुक हुए, मोदी की प्रशंसा की और विपक्ष खींच उठा, संसद में तूफान उठ खड़ा हुआ। तो 4 दिन का इंडी गठबंधन क्या चिंदी चिंदी कर बिखर गया? राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति को ये तक क्यों कहना पड़ा? हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत गांव और किसान में बसता है। एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का। खड़गे जी सुनिए, पहले मैं किसान वर्ग से आता हूं, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूं। तो सवाल है कि अभी लाजवाब कौन कौन होंगे? मोदी किस किस को चौंकाएंगे? क्या राजनीतिक विचारधारा, नजरिए और दृष्टि से अलग, देश में अपने काम और संकल्प शक्ति से खास पहचान रखने वाले कुछ और व्यक्तित्व भारत के रत्न बन जाएंगे? क्योंकि मोदी ने यह साबित किया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से बड़ा देश के लिए काम है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से बड़ा है समाज के लिए काम, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से बड़ा है निस्वार्थ संकल्प के लिए खुद को खपा देने वाले का सम्मान। फिर चाहे वो किसी भी दल से जुड़ी शख्सियत हो, किसी विचारधारा का व्यक्तित्व हो, किसी भी धारा का हो, बस ध्येय और धारणा राष्ट्रहित हो, इतना काफी है। चाहे चरण सिंह की हो, चाहे राम मनोहर लोहिया के हो या कर्पूरी ठाकुर, गैर कांग्रेसवाद की धारा फिर से प्रबल होने की संभावना होगी, क्योंकि इन दोनों को सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने नहीं, भाजपा की सरकारों ने दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर जाटलैंड में चौधरी चरण सिंह किसानों के निर्विवादित नेता रहे, वो व्यक्तित्व जिसने अपनी धुरी की सियासत की और ताल ठोक कर की, वो जाट समाज जिसने हिंदुस्तान के मान सम्मान में अपने प्राणों तक की आहुति दी लेकिन झुके नहीं। चौधरी चरण सिंह उस विराट
जाट समाज के एकमात्र नेता रहे, जो आपातकाल में डटकर खड़े रहे, किसानों की हितों की बात करने से कभी नहीं चूके। आज चौधरी चरण सिंह भारत रत्न हैं तो मान जाट समाज का बढ़ा है, लेकिन चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने से एक चक्रव्यूह टूटा है, एक नरेशन खंड खंड हुआ है कि मोदी किसान विरोधी हैं, मोदी राजनीतिक पूर्वाग्रही हैं, मोदी मूल्यांकन सही नहीं करते और अपने पराये में भेद करते हैं। बात सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान की नहीं है, बल्कि राजनीतिक शुचिता और पवित्रता की है। वो ये कि जिसने भी जिस रूप में समाज के हित और देश हित के लिए काम किया, वो देश का रत्न है, भारत रत्न है। फिर वो चाहे किसी भी राजनीतिक धारा और धर्म का क्यों ना हो, मोदी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का आकलन राजनीतिक तौर पर भी होगा। अब प्रश्न ये भी प्रासंगिक हो जाएगा कि चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस शासनकाल में भारत रत्न क्यों नहीं मिला, जबकि गांधी परिवार के 3 सदस्यों को भारत रत्न दिया गया। इसमें से नेहरू इंदिरा को उनकी सरकार के दौरान ही भारत रत्न से नवाजा गया था। सवाल ये है कि चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का मोदी के कदम पर निरुत्तर हो जाना क्या 2024 में कईयों के लिए कठिन उत्तर बन जाएगा? 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। दिल्ली और इससे सटे राज्यों की करीब 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर दमदार असर रखते हैं। हरियाणा में जाटों की आबादी 29% है। पंजाब में भी जाटों की जनसंख्या 25 से 30% आंकी जाती है। राजस्थान में 12 और दिल्ली में 12% आबादी इसी बिरादरी की है। 22 करोड़ की जनसंख्या वाले यूपी में भले ही जाटों की आबादी महज 2% के करीब है, लेकिन वेस्टर्न यूपी की करीब 20 लोकसभा सीटों पर जाट समाज का दबदबा है। जयंत चौधरी का मोदी की प्रशंसा करना एक झटका अगर इंडी गठबंधन से सत्ता का ख्वाब देख रही कांग्रेस के लिए है, तो उससे बड़ा झटका पीडीए समीकरण गांठ रहे अखिलेश यादव के लिए भी है। और यही वजह है कि योगी ने विधानसभा के भीतर अखिलेश पर तंज कसते चुटकी ली। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है। तो क्या 2024 के पीएम मोदी के सेट किए गए बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 के टारगेट का हिट होना तय हो चुका है? बात इसकी है कि जो मोदी ने कहा है 370 तो हमें मिल ही जाएगी, तो बात उनकी ये हो गई है कि 303 से 67 और ज्यादा की बात मोदी कर रहे हैं। तो विपक्ष अब इसमें लगा हुआ है कि ये 67 सीटें कैसे रोक लें। तो ये जो हुआ है, चौधरी चरण को जो उन्होंने दिया है, स्वामीनाथन को दिया है, नरसिम्हा राव को दिया है, ये एक तरह से मैं कहूं कि वो 303 के ऊपर जो 67 सीटें और आ रही हैं, उसमें जरूर कहीं ना कहीं से एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। कोई अचरज नहीं कि अपने फैसलों से हतप्रभ करने वाले मोदी की भारत रत्नों की लिस्ट में अगला नाम बाला साहब ठाकरे, सावरकर, कांशीराम और प्रकाश सिंह बादल का दिख जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं। वीर सावरकर जी को लेकर लंबे समय से मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इधर महाराष्ट्र से बाला साहब ठाकरे की भी मांग आ रही है। तो क्या आजकल उद्धव के लगते कोमल सुर कुछ गहरे संकेत दे रहे हैं?
मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती. पीएम मोदी बाला साहब ठाकरे के प्रिय रहे. पीएम मोदी ने भी बाला साहब ठाकरे का उतना ही सम्मान किया. यहां तक कि 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बाल ठाकरे के सम्मान में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही शिवसेना पर वार करने से मना कर दिया था. मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा. मोदी के लिए राजनीति का मतलब नजरिए का तंग होना नहीं, विस्तार देना है, विरोधियों तक के दिलों को जीतना है. जिसने भी राष्ट्र हित में, समाज हित में काम किया, उस रत्न को भारत के रत्न के तौर पर चुनना है. यही काम जौहरी का है, एक लीडर का है. वरना कांग्रेस के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न चुनना क्या मुमकिन था? तो आप देखिए कि ये तीनों लोग हैं, ये कोई भाजपा पार्टी के नहीं है जनसंघ के, ये सब के सब जनसंघ के विरोधी विचारधारा वाले वो व्यक्ति रहे हैं. कांग्रेस के, समाजवादी आंदोलन के यानी कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह. पीवी नरसिम्हा राव खुद कांग्रेस की तरफ से उपेक्षित कर दिए गए वो प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश को गहरे आर्थिक संकट से उबारा था. कांग्रेस ने नरसिंह राव को कांग्रेस ने अछूत बना दिया, जबकि भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में नरसिंह राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने भारत को चेंज कर दिया. भारत उस समय आर्थिक संकट में था, 14 दिन का हमारे पास भुगतान संतुलन था, हमारे पास उपाय ही नहीं थे हमको कि हमारे अगर पेट्रोल आएंगे विदेश का भुगतान करने का. हमारे देश में पंजाब, असम, कश्मीर सब धू उसमें आतंकवाद का दौर था, भयानक स्थिति थी. लेकिन गैर नेहरू गांधी परिवार के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ अंतिम समय में क्या सलूक हुआ, इसकी भी एक कहानी है. जो भी सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जिसका मृत्यु होता है, कि रिवाज है कि एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में उनका बॉडी लगा के फ्लोरल ट्रिब्यूट्स और उसको श्रद्धांजलि देने के बाद फिर अंतिम संस्कार जो होता है. आमतौर पर प्रथा के तहत ऐसा होता है कि किसी बड़े नेता का पार्थिव शरीर पार्टी ऑफिस में कुछ देर के लिए रखा जाता है ताकि पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके. लेकिन राव के परिजन जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो गेट भी नहीं खोला गया. आधे घंटे तक देश के प्रधानमंत्री रहे राव का शव बाहर गाड़ी में रखा रहा. परिजन प्रतीक्षा करते रहे, गेट नहीं खुला तो आखिरकार एयरपोर्ट रवाना हुए. कहा जाता है कि ये सब हुआ जब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद पार्टी दफ्तर के भीतर मौजूद थी. नरसिम्हा राव का बॉडी जो 9 मोतीलाल नेहरू में मार्ग में दिल्ली में था, वहाँ से अकबर रोड सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता था. वहाँ पर जाने के बाद हमको ताजुब हुआ कि उनका बॉडी एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में जाने का, लेके जाने का इनकार किए. गेट भी बंद था, मगर सोनिया गांधी अंदर है, आने नहीं दिए, और वो खुद बाहर आके जो मिलिट्री कैरेज में जिनका गाड़ी था उसमें पुल चढ़ा के बस अंदर चले गई. ये बहुत दुखी की बात है, हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते. एक वो दौर था, एक दौर आज का है जहां विचारधारा कोई दीवार नहीं बल्कि देश के लिए किया गया काम और काम को करने वाले रत्न के प्रति अपना आभार है. और मोदी ने रत्न को चुना, देश के रत्न का सम्मान किया. दोपहर में हम जब सुने कि अपना प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मेरा पिताजी की सितपज्ञा लेट श्री पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भारत रत्न अवार्ड की अनाउंसमेंट करे, वो बहुत अच्छा लगा. Everything is written, documented in the history, and afterwards how the party has treated and what was the problems he underwent. These things also written everywhere. So उस जो पेनफुल रहता है, जो नेगेटिव है, उसके बारे में अभी
सोचने का, विचार करने का समय नहीं है। देश को दिशा देने वाले भारत रत्न की पहचान किसने की, ये भी इतिहास में लिखा तो जाएगा। और तब ये बात भी आएगी कि मोदी की राजनीतिक धारा कितनी विस्तृत, कितनी व्यापक है। जाहिर है इसका असर दक्षिण में भी बीजेपी की राजनीतिक जमीन पर पड़ेगा। एक विपक्षी आदमी अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के लोगों को सम्मानित कर रहा है। जो चीज जो मोदी की एक, जिसको कहते हैं ना कि जीत, एक रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना करके, और ये जो पैकेजिंग है उसको इतना अच्छा बना दो कि फिर किसी की निगाह कहीं और न जाए। रत्न की परख जौहरी को होती है और देश और समाज के लिए खुद को खपा देने वाले का मूल्यांकन वही कर सकता है जो उस धारा का हो। विचारधारा कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मोदी ने राजनीति की उसी पवित्र धारा को चुना है जो देश हित में समर्पित किरदारों को सम्मान देती है बिना पूर्वाग्रह के। जाहिर है 24 के धरातल पर मूल्यांकन मोदी की इस धारा का भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।